नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून को संपन्न हो चुका है। अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई हैं, जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 371 से लेकर 401 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 109 से 139 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दलों को 28 से 38 सीटों पर कब्जा करने की उम्मीद है। सभी राजनीतिक दल उत्साहपूर्वक अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो एक उच्च प्रत्याशी परिणाम के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करो और देखो। हमें पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, हमारे नतीजे उससे बिल्कुल विपरीत होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि भारत गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि लोगों ने हमें अपना समर्थन दिया है। हसन चांद ने आगे कहा कि एग्जिट पोल कल गलत साबित होंगे। उधर भाजपा और चुनाव आयोग ने एक लंबा चुनाव आयोजित किया है। गर्म मौसम के बावजूद सभी राजनीतिक दलों ने और 140 करोड़ के लोगों ने लोकतंत्र में उत्सव में भाग लिया है। भारतीय ब्लॉक ने अपनी पूरी ताकत और सभी दलों को एक साथ एकता के साथ चुनाव लड़ा है। हमें यकीन है कि लोकतंत्र लोकसभा चुनाव 2024 पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, कल हमारा संविधान जीतेगा। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर सिलसिलेवार गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी लखनऊ स्थित सपा के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मुद्दों पर सत्ताधारी दल को घेरा है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि सामाजिक रूप से भाजपा ने देश का सौहार्द बिगाड़ा है, पेपर लीक करवाए हैं और महिलाओं पर अपराध हुए हैं। पिछड़े और दलितों समेत अड्डीवासियों पर अपराध हुए हैं। नोटबंदी से छोटे कारोबार बंद हुए हैं। सपा प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने जैसा घोटाला हुआ है और बिना जांचे पर के वैक्सीन लगवाई गई है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, मानसिक रूप से अपने समर्थकों को बीमार बनाया है, परिवार को परिवार से लड़ाया है, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने लोगों को भरा है। विदेशों ने भारत के विकासशील देशों के बाहर रहने वाले शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने पार्टी में अपराधियों को शामिल किया है, किसानों के लिए 3 कानून काले लाई थी। बीजेपी ने किसानों के लिए जमीन हड़पने की कोशिश भी की है। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए हैं। सपा नेता ने आगे कहा कि भाजपा ने जनता की जान को खतरे में डाला है। भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, विकास के झूठे आंकड़े देकर जनता को ठगा है। जनता भाजपा के खिलाफ आंदोलित है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में साधना के बाद एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद से मिली प्रेरणा और लोकसभा चुनाव के दौरान मिले अनुभवों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी 3 दिन की कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के तमाम सारे अनुभव लिखे। उन्होंने कहा, एक असीम ऊर्जा का प्रभाव स्वयं में महसूस किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया है। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैं अभी दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में आकर बैठा ही हूँ। काशी और अनेक सीटों पर मतदान चल ही रहा है। कितने सारे अनुभव हैं, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रभाव स्वयं में महसूस कर रहा हूं। पीएम ने लिखा कि वाकई 2024 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृतकाल के इस वर्ष में प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए चुनाव में मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। संत रविदास जी की तपोभूमि, हमारे गुरुओं की भूमि पंजाब में आखिरी सभा होने का सौभाग्य भी बहुत विशेष है। इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों की असीम प्रेम का वो ज्वार, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए वो विश्वास, वो दुलार, मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नर्म हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और शब्द, वह सब अपने आप में शून्य होते समाते चले गए। अगली खबर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस के नेता कविता को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को कविता की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी में की गई बीआरएस नेता को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई थी। ईडी ने कविता को शराब नीति मामले में 15 मार्च को अरेस्ट किया था। दरअसल शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस
की जांच ईडी के साथ साथ सीबीआई भी कर रही है। 21 मई को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता को हिरासत में 3 जून तक बढ़ा दी थी। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज यानी सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद 1 महीने के लिए बीआरएस नेता की हिरासत को बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली के तिहाड़ में जेल में बंद है। कविता के साथ साथ दूसरे 2 आरोपियों प्रिंस और दामोदर को राउज एवेन्यू ने 1 लाख रुपए की निजी मुचकले पर जमानत दी है। इन दोनों आरोपियों को ईडी के जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था। वह पिछली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता की कस्टडी को लेकर सुनवाई हुई तो उनके वकील ने दलील दी थी कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। इस पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, इसीलिए अदालत उनकी हिरासत नहीं बढ़ा सकती है। इस आधार पर वह रिहा होने की हकदार है। इस पर जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा था कि अदालत को सीआरपीसी की धारा 166 और 309 के तहत संज्ञान के बाद हिरासत बढ़ाने का अधिकार है। अगली खबर, पिछले 2 दिनों में शहर के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिन शहर में बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसे लेकर विभाग की ओर से अगले 3 दिन का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि इस दौरान बादल छाने के साथ साथ गरज के साथ हल्की बारिश भी होने की संभावना है। हालांकि तापमान पर इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना रहेगा। रविवार को शहर में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो वह सामान्य से 1 डिग्री कम होकर 27.7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो वहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री का रिकॉर्ड हुआ था। चंडीगढ़ मौसम केंद्र की ओर से अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट दिया गया है। मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। मौसम केंद्र का कहना है कि हीट वेव्स कंडीशन शहर में बनी रहेंगी। गरज के साथ साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। सोमवार को मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान 44 डिग्री, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा। मंगलवार को हल्के बादल, बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री का है। बुधवार को भी हल्के बादल और बारिश के आसार बने हुए हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। इसे देखते ही बीजेपी ने काउंटिंग से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह नड्डा के घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री बीएल संतोष, मनसुख मावड़िया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर में पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और कल 4 जून के नतीजे आने वाले के बाद सेलिब्रेशन को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो 8 या 9 जून को मोदी का सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। राष्ट्रपति सचिवालय ने भी इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि पीएम की शपथ को लेकर अंतिम निर्णय कल भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। दूसरी तरफ एग्जिट पोल और तमाम एक्सपर्ट की तरफ से बीजेपी से मिलने वाली सीटों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी ने जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली भाजपा ने करीब 10,000 कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय में बनाए जाने वाले कॉरिडोर में पैदल चलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम को पीएम संबोधन के बाद देर रात भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक तय किया जाएगा और सरकार के गठन के लिए रूपरेखा भी तय की जाएगी। आखिरी खबर, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा इलाके में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में निकाहा जिले के आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से मुठभेड़ शुरू हुई। हाल ही के दिनों में कश्मीर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच कई सारी मुठभेड़ हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।